हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्व अध्ययन। आपके पास अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, कैपेसिटर से है, डायरेक्ट्रिक से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, इलेक्ट्रिक फील्ड से है, गॉस लॉ से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है, उसके एप्लीकेशन से है। अभी तक आपने कहीं भी इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं पाया क्योंकि अभी तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन मोशन में था। अब आपके पास जो नया यूनिट है वो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इस चैप्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और अलग अलग आपको एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर जो आपको मैं पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10 में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिली भी होगी, आप इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे इलेक्ट्रिक करंट से, और कुछ डेफिनेशन भी पता होगा। जो डेफिनेशन आपको वहाँ बताया गया होगा शायद वो डेफिनेशन आपको यहाँ भी यूज़ करना पड़े, लेकिन थोड़ा वही चीज़ आपको ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में बताया जाएगा। ये सारा जो भी मैं आपको बताऊँगा, ये नीट, आईआईटी बोर्ड्स, चाहे आप जिस बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी से रिलेटेड मैं बताऊँगा। आपके सारे न्यूमेरिकल्स, आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको अगर आप रेगुलर इसको फॉलो करते हो तो आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हो सकता है कि मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के या जैसे भी मैं आपको उसके प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या कि आपके पास एक कंडक्टर मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये रहा आपके पास कंडक्टर, ठीक है। किसी कंडक्टर का मैंने एक एक पार्ट ले लिया है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको इरेगुलर बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आप एक कंसिडरेशन के हिसाब से, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना शुरू हो जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना हमने शुरू करा दिया। अब इसके मोशन से होता क्या है, इसके मोशन से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू करेगा तो मोशन होने से यहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब क्या है कि हम यहां पर इसको समझने के लिए एक यहां पर एक क्रॉस सेक्शन हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां से इस क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इस सरफेस से जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात सुना रही? तो आप कह सकते हो कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a cross section per unit time
are known as इलेक्ट्रिक करंट। इसी को आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज करंट, तो वो भी सही है। तो आपके पास मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अगर हम मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से dq अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है dt टाइम में, तो लेट इस सरफेस को आप s कंसिडर कर लीजिए। तो लेट dq अमाउंट ऑफ चार्ज flowing in time dt, then current produced in the conductor is कितना होगा? I is equal to dq अपॉन dt। यही होगा कि नहीं होगा? तो जब भी आप कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको ये भी फॉर्मूला सही है। और अगर आप q अपॉन टी भी लिखते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे तो मैं वहां बताया था स्मॉल q इज इक्वल टू एन ई। n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। बात सुन रही है? तो आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ये भी सही है क्योंकि q का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब आपके पास दो कंडीशन जनरेट होंगे। पहला वाला कंडीशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है और एक और डायग्राम मैं बना रहा हूं जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मैं खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के होने से हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन की जगह से अगर प्रोटॉन मोशन करने लगे, तब प्रोटॉन फ्लो करे तब, तो बच्चों यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसीलिए मैंने जब डेफिनेशन लिखा था तो यहां पर टर्म चार्ज लिखा था। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में जानकारी इसीलिए नहीं दी थी। अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर से इधर की तरफ, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट का मोशन होता है। इसका मतलब कि अगर इधर से इधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट होगा। अब बात यह आती है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उस करंट को क्या कहते हैं? तो जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में करंट भी होगा और चार्ज का फ्लो तो होगा ही होगा। तो यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज भी लेफ्ट टू राइट होगा और फ्लो ऑफ करंट भी इधर से इधर की तरफ होगा। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो से जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से हम लोग कौन सा करंट बोलेंगे?
तो बच्चों उस वाले करंट को आप कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट। तो ये तो आपके पास रहा इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं। अब आती बात कि इसका यूनिट क्या होगा। तो हमने कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं जो आपको इलेक्ट्रिक करंट में बताने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ जो नेसेसरी है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, आपको पता है फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही फॉर्मूला है। Q का यूनिट क्या होता है? Q का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो आप इसका यूनिट कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट पड़ा हुआ है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का जो SI यूनिट होगा वो होगा एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूला आपके पास है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम लिख दें कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो ये दोनों यूनिट होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये 1 एम्पियर। इसका मतलब कि अगर हम लोग 1 कूलम को 1 सेकेंड से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1 एम्पियर। मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उसको हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर में प्रोड्यूस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप लिख लीजिए कि 1 एम्पियर is defined as when 1 coulomb of charge flowing through 1 सेकेंड, तो उसी को आप 1 एम्पियर कहते हैं। क्या हम लिख रहे हैं? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज flowing through the conductor in 1 सेकेंड, उसी को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, आपको ये याद होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि हम लोगों के पास फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, इसको आप NE बाई टी लिखते ही हो, तो आप इसको N इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइड बाई ई भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम कह दें कि ये 1 एम्पियर है, ये 1 सेकेंड है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की तो अपनी वैल्यू होती है। तो इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T is equal to 1 second and E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो ऐसे कंडीशन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बता रहा है। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास n इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना आएगा। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपके पास जब हमने कहा कि 1 एम्पियर जब डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में जब 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। बात सुन रही? तो अगर इतना 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करा है तो 1 कूलम्ब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो 1 सेकंड में पास करेगा किसी कंडक्टर से, तो निकालने के लिए आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो जब आप n इज इक्वल टू आई की जगह 1, टी की जगह 1 और इसकी जगह आप ई की वैल्यू 1.6 सब्स्टिट्यूट करते हो, आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ को आप ऊपर लेके जाओ, तो जब ऊपर लेके जाते हो तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6। 10 को डिवाइड करो अगर 1.6 से तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है, किसी कंडक्टर से। तो अब इससे आपको क्या स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में इंटर करेगा और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव करेगा दूसरे एंड से। इसी को हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स enters and leave to another in same amount। तो 1 सेकेंड में हम कह सकते हैं कि in 1 सेकेंड 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स enters and leave to another in same amount। तो उसी को हम लोग कहते हैं, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 1 कूलम्ब आया था। ऐसे आपको और भी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और भी जो पॉइंट्स मैंने नोट किया था आपको इसको बताऊंगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो 4th वाली प्रॉपर्टी है, जो 4th पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी करंट किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से पास करे और आगे जाए तो पता चले कि क्रॉस सेक्शन एरिया उस कंडक्टर का बदल जाए और आगे जाए तो फिर बदल जाए, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाने से जो करंट हमने इनिशियली दिया था वो भी बदल जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्रॉस सेक्शन के बदल जाने से करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि हमने करंट यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है, फिर पता चला कि आगे जब करंट बढ़ा तो उसको कंडक्टर कुछ इस तरह का बड़े क्रॉस सेक्शन का मिल गया, ठीक है, ये मिला। फिर जब आगे बढ़ा तो क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो गया, पतला हो गया एकदम। अब ये रहा आपके पास 3 क्रॉस सेक्शन है आपके पास। पहला क्रॉस सेक्शन, सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो अगर आप यहां पर I1 अमाउंट ऑफ करंट पास समझ रहे हैं, यहां पर आप I2 अमाउंट ऑफ करंट समझ रहे हैं और यहाँ पे आप I3 अमाउंट ऑफ करंट समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर I1, यहाँ पर I1, I2 और I3 सब क्या होंगे? बराबर होंगे,
क्योंकि करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि द फ्लो ऑफ current does not depend on the cross section of the conductor, इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्कुलर वायर में प्रोड्यूस हो रहा है। Q अमाउंट ऑफ चार्ज किसी सर्कुलर कंडक्टर में हम लोग पास करा रहे हैं जिसका रेडियस r है और वहां पर उस चार्ज की वेलोसिटी v है। तो हम कह सकते हैं कि इफ अ पॉइंट चार्ज पासिंग through a circular conductor having radius r and velocity is v। तो ऐसे कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। अब टाइम की जगह आप डिस्टेंस आ रहे हैं तो डिस्टेंस का हो जाएगा 2πr और स्पीड की जगह आप v सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपके पास टाइम तो मिल गया। और करंट के लिए फॉर करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी चाहिए होता है। तो यहां पर हो जाएगा I, Q तो यहीं पे होगा और T की जगह पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2πr डिवाइड बाई v। तो ऐसे कंडीशन में जो करंट I की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा Q इंटू वी डिवाइड बाई 2πr। तो आप इस तरह से करंट निकाल सकते हो जब भी कोई भी पॉइंट चार्ज किसी सर्कुलर कंडक्टर में मोशन कर रहा हो वेलोसिटी v से जिसका रेडियस r हो, तो आप इस तरह से इसका करंट निकाल सकते हो। इतना आप नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बाद करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए कि ये आपके पास कंडक्टर है, मैं कंडक्टर का पार्ट बना रहा हूँ। ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर में मैं इतना एरिया जो है कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इतना एरिया हो गया। इसका हमने S कंसिडर कर लिया। ये सरफेस है हमारे पास। हमारा जो करंट है जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो I अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है सरफेस के थ्रू। अब आपको मैं एक चीज इसमें बता दूं कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर जहां से ये करंट पास कर रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द करंट डेंसिटी is defined as the amount
of current flowing per unit area which is perpendicular to direction of करंट। ठीक है, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको मैं बता दूं कि अब जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा J इज इक्वल टू I बाई ए। ये आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक, हमने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पर कह दिया कि परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोगों को हो सकता है। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर हम अपने सरफेस को, जरूरी तो है नहीं कि जो सरफेस हमने एस कंसिडर किया है वो हमेशा ऐसे ही परपेंडिकुलर ही हो सकता है कि इस परपेंडिकुलर से हम लोग किसी थीटा एंगल पर ये सरफेस कंसिडर कर लें, हो सकता है। तो ये सरफेस तो हम ऐसे भी मान सकते हैं। अब जब सरफेस ऐसा हो जाएगा तो अब करंट तो हमारा ऐसे ही फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो हम लोग को ये पता करना होगा कि कितना एंगल ये मोशन, मतलब कितने एंगल पर ये सरफेस है परपेंडिकुलर से। तो थीटा हमने कंसिडर कर लिया। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर वाला सरफेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाला सरफेस। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग को डेफिनेशन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर एरिया को कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे थीटा है, तो जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, इसी को हम कंसिडर करेंगे। वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर इस सरफेस को आप एक समय के लिए ds कंसिडर कर लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ds cos थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो ये ds cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि जब करंट इस सरफेस के लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब आप इस सरफेस की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो J की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी करंट डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज ds cos थीटा। होगा कि नहीं? अब जब ds cos थीटा होगा तो आपको अब यहाँ से भी पता चल जाएगा कि करंट हमारा कैसा क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है करंट? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि अब इसकी मदद से अब ds यहाँ जाएगा, तो आप I इज इक्वल टू लिख सकते हो J ds cos थीटा। और जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ इस तरह फॉर्म में लिखी हो ए बी cos थीटा के फॉर्म में, तो आप इसको a डॉट वी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। तो लिखोगे तो आप I इज इक्वल टू J डॉट ds करोगे। ठीक है, और ये जो ds होगा वो तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा, तो आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू J इंटीग्रेशन ds। अब यहाँ पे बताओ कि जब दो चीज़ों का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, आप ऐसे लिखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट ds। तो अब ये दोनों किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है, J वेक्टर फॉर्म में और S भी वेक्टर फॉर्म में। आपके पास करंट किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पर करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो इतना आप लिखोगे। अब आपके पास बात आती है यूनिट की। ठीक है, यूनिट ऑफ
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की यूनिट आपके सामने है एम्पियर और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो ए पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी, आप इसको नोट कीजिए। फिर ये रिलेशन भी है, और इस रिलेशन से आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पता था कि ये करंट, मैं भी बताया ही था कि करंट जो है क्रॉस सेक्शन बदल जाने से करंट के अमाउंट पे अंतर नहीं आता है। I1 = I2 = I3 मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्योंकि दैट J इज प्रोपोर्शनल टू I/A, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा ये करंट डेंसिटी बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस करंट डेंसिटी इंक्रीजेस। तो करंट डेंसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब आपके पास करंट डेंसिटी से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल डिजाइन किया है, और इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे, देखोगे कैसे आप इसको निकालते हो। सबसे पहले आपके पास है कि 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर परपेंडिकुलरली। कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतने mm² एरिया से पास कर रहा है। तो हम लोग को करंट और करंट डेंसिटी निकालना है। तो आपको जो गिवन है वो n = 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? बिल्कुल दिया है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। अब आपके पास फॉर्मूला है Q = Ne, है कि नहीं? है। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो 5 × 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इतना हो गया। ये प्लस -19 + 19 खत्म, बचेगा क्या? 5 × 1.6, 16 5 × 80, तो 8.0 कूलम। इतना कूलम हुआ कि नहीं? हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड दिया है। तो I = फॉर्मूला है Q/T। तो Q की जगह आप 8 सब्स्टिट्यूट करोगे और T की जगह 1। इसका मतलब कि करंट की वैल्यू तो आपके पास आ गई 8 एम्पियर। आ गई कि नहीं 8 एम्पियर? अब आपके पास 8 एम्पियर करंट आ गया। क्वेश्चन में और कुछ दिया है, एक क्रॉस सेक्शन दिया है, मतलब आपके पास एरिया दिया हुआ है 1 mm², 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर में 10⁻19 मीटर होता है। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। हो गया। अब आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, J = I/A। करंट आपने 8 एम्पियर निकाल रखा है, तो आप यहाँ पर 8 एम्पियर सब्स्टिट्यूट करोगे। एरिया यहाँ पे 1 × 10⁻6, -6 ऊपर जाएगा तो 8 × 10⁻+6 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर निकाल लिए 8 × 10⁻6। यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपका दोनों वैल्यू निकल गया, करंट भी और करंट डेंसिटी भी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मैं बताऊंगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए।